नमस्कार, मैं हूं आपका संस्कृत सारथी और आज हम चर्चा करने वाले हैं सांख्य कारिका में पुरुष का स्वरूप। देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि सांख्य दर्शन में या सांख्य कारिका में एक तो पुरुष है और एक है आपका प्रकृति। ये दो तत्व क्या हैं? अचेतन हैं और ये दो तत्व नित्य हैं। इन दोनों तत्वों के योग से या संयोग से आगे सृष्टि बनती है। तो इन दो तत्वों में पुरुष का स्वरूप क्या है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। सांख्य में पुरुष को ना तो प्रकृति अर्थात कारण, सांख्य में पुरुष को ना तो प्रकृति कहा गया है ना ही विकृति कहा गया है। श्लोक है न प्रकृति न विकृति ही पुरुष, कि ना तो पुरुष प्रकृति है ना विकृति है, इन दोनों से अलग है वो पुरुष है। सत्व रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। ये तीन गुण होते हैं सत्व रज और तम, या सात्विक राजसिक और तामसिक। ये तीनों जहाँ पे साम्य अवस्था में होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, बराबर अवस्था में होते हैं, उसको प्रकृति बोला जाता है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। जब सत्व रज और तम ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहेंगे उस टाइम पे प्रकृति रहेगी। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत हम समझते हैं कि पुरुष क्या है। सबसे पहले ये है पुरुष। पुरुष का प्रकाश मूल प्रकृति पर पड़ता है। मैंने दो तत्व बताए थे, पुरुष और प्रकृति, उस प्रकृति को ही मूल प्रकृति कहते हैं। तो पुरुष का प्रकाश कह सकते हैं, या पुरुष का संयोग मूल प्रकृति से होता है तो तत्व उत्पन्न होता है महत, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। फिर उस बुद्धि तत्व से उत्पन्न होता है अहंकार या अहम भाव। उस अहंकार से 11 इंद्रियां में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये उत्पन्न होगा। और उसी अहंकार से 5 तन मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। तन मात्राएँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। और उन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत पृथ्वी जल आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये तो इसमें हमें मूल रूप से पुरुष का देखना है कि सबसे शुरुआत पुरुष के यहाँ से हुई है। पुरुष ने मूल प्रकृति के साथ संयोग करके ये सारी सृष्टि की रचना हो गई है। व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण। व्यक्त माने कार्य, पुरुष और मूल प्रकृति ये दोनों अव्यक्त हैं। इसके अलावा जितने भी ये जो कार्य हैं, यहाँ से लेकर के ये सारे क्या हैं? व्यक्त हैं। और अव्यक्त मूल प्रकृति है, ये अव्यक्त के नाम से कहा गया है, ठीक है। और पुरुष, पुरुष ये रहा आपका। तो उसके साम्य, उसके वैषम्य का और साम्य, मतलब इन दोनों के अंदर क्या क्या समानता है और क्या क्या विपरीत है, वो हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यक्त है हो गया आपका महत से लेकर के पंच महाभूत तक, और अव्यक्त हो गए मूल प्रकृति, और ये हो गया आपका पुरुष। तो व्यक्त और अव्यक्त मूल प्रकृति, मतलब व्यक्त महद आदि कार्यों की और अव्यक्त की अंदर क्या क्या समान चीज़ें हैं। देखिए, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तो कुछ चीज़ें समान होंगी, तो इसलिए अव्यक्त हो गई मूल प्रकृति और व्यक्त हो गए महद इत्यादि कार्य। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ समान है? तो त्रिगुणात्मक। ये तीनों मूल प्रकृति भी के अंदर भी 3 गुण होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, सत्व रज और तम, इनकी साम्यावस्था ही प्रकृति होती है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति भी 3 गुणों वाली है, और ये कार्य भी, इन सारे कार्यों में भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अविवेकी, प्रकृति अविवेकी है, ये कार्य भी अविवेकी है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ इसका ये भी समझते रहते हैं, ये है त्रिगुणात्मक, प्रकृति त्रिगुणात्मक, ये भी त्रिगुणात्मक है। लेकिन पुरुष तीनों गुणों से रहित है, गुण से रहित, त्रिगुणातीत, ठीक है। ये कार्य अविवेकी है, प्रकृति अविवेकी है, इसलिए कार्य भी सारे अविवेकी हैं, लेकिन पुरुष विवेकी है। उसके बाद हो गया विषयी, प्रकृति विषयी है और इत्यादि सारे कार्य भी विषयी हैं, लेकिन पुरुष अविषयी है। सामान्य, ये सारे कार्य और प्रकृति, इन दोनों के अंतर ये सामान्य है, लेकिन पुरुष असामान्य है, उनका उल्टा है, ये ध्यान है, वैषम्य है।
अचेतन, मूल प्रकृति अचेतन है और ये सारे कार्य भी अचेतन है, लेकिन पुरुष चेतन है। अचेतन, पुरुष चेतन। प्रसव धर्मी, देखिए मूल प्रकृति से ही ये उत्पन्न हो रहा है, इसने इसको प्रसव किया, इसने इसको, ये सब हुआ, मतलब इनसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये प्रसव धर्मी हो गए। तो मूल प्रकृति भी प्रसव धर्मी है, लेकिन पुरुष अप्रसव धर्मी। ये चेतन, ये अचेतन और ये आपका चेतन है। तो ये क्या है, व्यक्त और अव्यक्त। यहाँ पे व्यक्त और अव्यक्त में ये कॉमन चीज़ें समान है, और ये पुरुष को उससे एकदम विपरीत है। इसी को हम कार्यका से समझें। त्रिगुणम, मतलब प्रकृति और उसके कार्य तीनों गुण वाले हैं, लेकिन पुरुष उससे विपरीत है, उल्टा है, तीनों गुणों से रहित है। अविवेकी, कि प्रकृति और उसके कार्य अविवेकी है, लेकिन पुरुष उसका उल्टा है, विवेकी है। विषय, प्रकृति और उसके कार्य विषय वाले हैं, लेकिन पुरुष अविषय है। सामान्यम, प्रकृति और उसके कार्य सामान्य हैं, लेकिन पुरुष विशेष है, असामान्य है। अचेतनम, प्रकृति उसके कार्य अचेतन है, पुरुष चेतन है। प्रसव धर्मी, प्रकृति और उसके कार्य प्रसव धर्म वाले हैं, लेकिन पुरुष अप्रसव धर्मी है। व्यक्तम तथा प्रधानम, ऊपर जितने भी गुण गिनाए हैं ये व्यक्त और प्रधान, मतलब कार्यों के और मूल प्रकृति के हैं। तद विपरीत तथा जपवान, उससे विपरीत पुरुष है, तो उससे विपरीत हमने आपको यहाँ दिखाई दिया। व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा जपवान, इस कारिका में व्यक्त तथा अव्यक्त के साधर्म्य, व्यक्त और अव्यक्त के समानता एवं पुरुष का उससे वैधर्म्य का निरूपण किया गया है। आगे चलते हैं। पुरुष वहत्व का सिद्धांत, हम पुरुष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पुरुष एक है या बहुत हैं, उसके बारे में है। जन्म मरण करणानाम प्रत्यय नियमात अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात चैव। पुरुष के बारे में चर्चा की है कि पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि पुरुष के बारे में कोई सिद्धांत पूछ ले तो ये पुरुष बहुत्व को मानते हैं कि पुरुष बहुत सारे हैं, एक नहीं है। और पुरुष बहुत्व है उसको दिखाने के लिए तीन रीजन देते हैं यहाँ पे। क्या क्या दिए हैं, तीन हेतु दिए इन्होंने। जनन मरण करणानाम, जनन माने जन्म, मरण माने मरना, और करण माने तीन इंद्रियां होती हैं, तीन अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तीन अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये 13 क्या है, करण है, 13 प्रकार के। तो अलग टाइम पे जन्म होता है, किसी एक व्यक्ति का मरने से सारे व्यक्ति नहीं मर जाते। यदि पुरुष एक ही होता तो सब मर जाते। मरण, और एक के जन्म होते सारे जन्म हो जाते, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए इसका मतलब है कि पुरुष अलग है, सबकी इंद्रियां हैं। एक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो दूसरा कुछ अलग काम कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रही है। तो इसीलिए इसके मतलब है कि सबके पास अलग अलग पुरुष है। तो जनन मरण करणानाम, ये सारे कार्य देखते हैं हम कि अलग अलग समय पे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब है पुरुष बहुत सारे हैं। अयुगपत प्रवृत्ति, कि एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से, कि एक साथ सारे एक जैसा काम नहीं करते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करते हैं, उससे भी हमें पता लगता है कि पुरुष बहुत सारे हैं। त्रैगुण्य विपर्ययात, कि प्रकृति तीनों गुणों वाली है, तो प्रकृति से उत्पन्न जितने भी कार्य होंगे वो तीनों गुणों से युक्त होंगे। लेकिन अभी हमने समझा था कि पुरुष क्या है, तीनों गुणों से रहित है। तो तीनों गुणों से रहित है पुरुष, और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो तीनों गुणों से युक्त हैं, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं, तो तीनों गुण हैं उसमें, और ये तीनों गुणों से विपर्य है। इसका मतलब है कि पुरुष बहुत्व का सिद्धांत हमें मानना पड़ेगा। जन्म मरण और इंद्रियों की व्यवस्था होने से, एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से, तीनों गुणों के भेद के कारण बहुत पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध होती है।
जनन मरण करना नाम में जो करण से जो अभिप्राय है वो 3 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इस प्रकार से 13 करण होते हैं। अब पुरुष है भी है या नहीं है, तो पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए श्लोक है संगात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कि पुरुष की सत्ता है, पुरुष है, उसको सिखाने के लिए 5 हेतु दिए इन्होंने कि संघात परार्थत्वात्, कि संघात का दूसरों के लिए होना। जो सृष्टि में जो संघात हैं, मूल प्रकृति से जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, मूल प्रकृति से कार्य उत्पन्न होंगे, मूल प्रकृति में 3 गुण हैं, तो वो सारे कार्य त्रिगुणी या तीनों गुणों से युक्त रहेंगे। और वो कार्य हैं तो संघात, वो कार्य किसी न किसी दूसरे के लिए होगा, क्योंकि कार्य अपने लिए तो होता नहीं है, तो वो तीनों गुणों से रहित वाले के लिए होगा। इसलिए संघात परार्थत्वात्, संघात माने तीनों गुणों का जो समूह उत्पन्न हुआ है वो किसी तीनों गुणों से अलग वाले के लिए है, तो इसीलिए यहाँ पे संघात परार्थत्व का, संघात का दूसरों के लिए होना। त्रिगुणादि विपर्यात, 3 गुणों से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अच्छा, मूल प्रकृति में जितने भी कार्य हैं वो त्रिगुणी हैं, तीनों गुणों वाले हैं, लेकिन जो पुरुष है वो तीनों गुणों से विपरीत है। इसका मतलब है जो तीनों गुणों वाले जितने भी कार्य हैं वो उसी के लिए हैं, उस पुरुष के लिए ही। इसका मतलब है कि पुरुष की विद्यमानता या सत्ता है। अधिष्ठानात्, कि त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से, सृष्टि में जितने भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं वो तीनों गुणों से युक्त हैं, सत्व रज और तम से युक्त हैं, तो उनका, इसका मतलब है उनका कोई अधिष्ठाता भी होगा, तो वो अधिष्ठाता कौन है? वो ही पुरुष है। भोक्तृभावात्, हम नॉर्मली देखते हैं कि एक भोग्य होता है और एक भोक्ता होता है, तो तीनों गुणों से युक्त जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हैं? भोग्य है, और भोक्ता कौन है? वो पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, हम देखते हैं सृष्टि में कि आदमी मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, तो मोक्ष कहाँ? तो तीनों गुणों से रहित पुरुष की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार से पुरुष की सत्ता 5 हेतुओं से सिद्ध होती है। आपको यहाँ पे एक तो पुरुष बहुत्व के सिद्धांत के ये तीनों के तीनों हेतु क्रम से याद रखने हैं। क्या है? जनन मरण करना नाम अयुगपत प्रवृत्ति त्रैगुण्य विपर्यात। और पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए 5 हेतु दिए हैं, इनको भी आपको क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल वो क्रम बेस पे पूछे जा रहे हैं। पुरुष के धर्म क्या क्या है? तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टृत्वम अकर्तृभावश्च। पुरुष के अंदर क्या क्या धर्म हैं? तो उन्होंने कहा कि तस्माच्च विपर्यासात्, कि वह विपर्यास है, उससे उल्टा है। किससे? 3 गुणों से युक्त, तीनों गुणों से उल्टा है। तो क्या क्या सिद्ध हुआ? तो ये पुरुष क्या है? साक्षित्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पुरुष के अंदर साक्षित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है और अकर्तृत्व है। पुरुष के चेतन, निर्गुण, विशेष, अविषय, विवेकी, अप्रसव धर्मी, ये हमने गुण अभी पढ़े थे जब व्यक्त और अव्यक्त की, मूल प्रकृति की और उसके कार्यों की समानता पढ़ रहे थे, उस समय पे ही ये सारे गुण पढ़े थे कि ये पुरुष के अंदर होते हैं, उनके उल्टे, है ना। उसके ये होने की वजह से पुरुष क्या है? साक्षित्व गुण पुरुष के अंदर है, कैवल्य पुरुष के अंदर है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है और अकर्तृत्व है। ये इत्यादि धर्म क्या है? पुरुष के अंदर हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है कि पुरुष के अंदर ये कौन कौन से धर्म हैं। प्रश्न अक्सर ऐसे पूछ ले जाता है कि पुरुष के अंदर कौन कौन से धर्म हैं, और इनमें से सारे दे देगा, एक अलग बना के दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। प्रकृति अचेतन है बताया था, लेकिन पुरुष का संयोग होता है तो यो प्रकृति चेतन के जैसी प्रतीत होती है, चेतन नहीं है प्रकृति, चेतन पुरुष है। पुरुष गुण रहित और अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं है पुरुष, लेकिन उसमें कर्तापन की प्रतीति होती है, इसीलिए पुरुष को अकर्तृत्व बोला है। दृष्टित्व पुरुष दृष्टा है, माध्यस्थ है पुरुष, कैवल्य है पुरुष, साक्षित्व है पुरुष के अंदर।
ये सब चीज़ें। आज पुरुष का स्वरूप हमारा समाप्त हुआ। एक बार संक्षिप्त में हम रिवीजन करा देते हैं। सांख्य में पुरुष को ना तो प्रकृति है पुरुष, ना ही विकृति मतलब विकार। पुरुष ना तो प्रकृति है ना ही विकार है किसी का, वो है पुरुष। सत्व और रज की साम्य अवस्था, समान अवस्था, सत्व रज और तम की सामान्य अवस्था ही प्रकृति कहा जाता है। पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है, महतत्व की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से 11 इंद्रियां और पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है, उन पंच तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस टेबल में हमने पढ़ा था मूल प्रकृति और उसके मूल प्रकृति को बोलते हैं अव्यक्त। तो अव्यक्त और व्यक्त माने उसके कार्य, तो मूल प्रकृति और मूल प्रकृति के कार्य, इनके अंदर क्या क्या समानता होती है और उनसे विपरीत, उनसे उल्टा पुरुष के अंदर गुण है। व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा प्रधानम। इसके बाद है हमने पुरुष महत्व का सिद्धांत पढ़ा कि पुरुष बहुत सारे होते हैं, उसके लिए 3 हेतु दिए थे इन्होंने। पुरुष महत्व का सिद्धांत तो है ही इनका, उसके लिए 3 हेतु दिए हैं कि जनन मरण करणानाम अयउपत प्रवृत्ति त्रैगुण्य विपर्ययात्। इन तीनों हेतुओं की वजह से पुरुष महत्व का सिद्धांत सिद्ध होता है। कि पुरुष की सत्ता है भी या नहीं, उसको दिखाने के लिए इन्होंने 5 हेतु दिए कि संघात परार्थत्वात्, कि संघात है जो तीनों गुणों से मिलकर के जो संघात बना है, जो समूह बना है, वो किसी दूसरे के लिए है, वो तीनों गुणों से रहित वाले के लिए है, तो संघात दूसरों के लिए होता है। त्रिगुणादि विपर्यात, कि पुरुष तीनों गुणों से विपर्य है, इसीलिए सारा संघात पुरुष के लिए है। अधिष्ठानात्, ये तीनों गुणों से रहित सारी चीज़ें हैं, तीनों गुणों से युक्त ही सारी चीज़ें सृष्टि में हैं, तो उनका कोई अधिष्ठाता तीनों गुणों से रहित होगा तो वो ही पुरुष है। भोक्तृभावात्, हम संसार में देखते हैं भोक्ता और भोग्य का भाव देखा जाता है कि कोई चीज़ एक तो चीज़ है, उसको वो एक सेवन करने वाला है, तो सेवन करने वाला भोक्ता कौन है, वही ईश्वर कह सकते हैं पुरुष है। केवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कि हम देखते हैं कि हर कोई मोक्ष के लिए या कैवल्य के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसका मतलब है कि जो तीनों गुणों से युक्त चीज़ है उससे अलग कहीं पे कैवल्य है, तो वही पुरुष है। उसके बाद पुरुष के अंदर धर्म देखे हमने कि चेतन, निर्गुण, विषय, विशेष, अविषय और विवेकी, अप्रशम धर्मी, ये तो हमने पहले देख लिए थे। ये सारे गुण होने के कारण ही पुरुष के अंदर साक्षित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है, अकर्तृत्व है। ये सब चीज़ें पढ़ी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।